हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। विलियन चैप्टर में जो आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उस चैप्टर में हमारे ऑलमोस्ट 6 लेक्चर मींस मॉड्यूल मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। उन 6 मॉड्यूल में हमने विलियन के रेस्पेक्ट में क्या क्या स्टडी कर चुके हैं हम लोग। विलियन के प्रकार, विलियन की सांद्रता को अभिव्यक्त करने की तमाम इकाइयां, समझ में आ रही है बात। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल अंश, तीनों प्रकार की परसेंटेज और तीनों प्रकार की पीपीएम और पीपीबी, इन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं बेटा। आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल दिए उनको करने का प्रयास कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बेटा इन वीडियोस का फायदा क्या मिलेगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसा मेरे हर वीडियो में आपसे कहना होता है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं, फटाफट उठाओ। ओके बेटा, आर यू रेडी। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपकी 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, नेम इज विलियन यानी सॉल्यूशन, एंड मॉड्यूल नंबर 7। ओके बेटा, आज हमारी हेडिंग की शुरुआत होगी। आज की हेडिंग में पढ़ेंगे हम लोग विलेयता, सॉल्युबिलिटी बेटा। विलेयता जिसे इंग्लिश में हम बोला करते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, इससे पहले कि मैं आपको विलेयता की परिभाषा बताऊं, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। देखिए, विलियन को कई तरीके से वर्गीकरण किया गया। उसका वर्गीकरण का एक आधार यह भी है। एक विलियन को कहते हैं हम लोग संतृप्त विलियन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलियन। ओके, दूसरा है असंतृप्त विलियन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा है अति संतृप्त विलियन, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलियन। इज दैट क्लियर। अब एक व्यवहारिक उदाहरण से पहले मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको इसको साइंटिफिक परिभाषा से बताऊंगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति 4 रोटियां खाता है, ठीक है, और वो 4 रोटियां उसको उपलब्ध हो गई। इसका मतलब वो क्या हो चुका, संतृप्त हो चुका है। इज दैट क्लियर। वो 4 से ज्यादा आसान तरीके से नहीं खा पाता, उसकी डाइट 4 रोटी की है, तो वो संतृप्त स्थिति है उसकी। और अगर वो 4 रोटी खाता है लेकिन रोटी उसने 2.5 या 3 ही खाई है, इट मींस वो अभी क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। मतलब और खा सकता है वो, अगर उसने 2.5 खाई है तो 1.5 और खा सकता है, राइट। और उसने 4 खा ली है, लेकिन मैंने उसको एक 100 का नोट और दिखाया कि और खा ले। समझना ध्यान से, 4 ही खाता है, 4 खा चुका है, संतृप्त स्थिति है, लेकिन मैंने अपनी पॉकेट से 100 रुपीज और दिखाए कि आधी 1 रोटी और खा सकता है क्या, और वो खा गया। इसका मतलब वो क्या हो गया, अब संतृप्त से उसमें अति हो गई, अति संतृप्त हो गया। व्यवहारिक उदाहरण था। प्रैक्टिकली उदाहरण में आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये देखिएगा। मैंने क्या किया बेटा, यहां एक विलायक लिया, विलायक सॉल्वेंट, ठीक है, जल कह दूं मैं आपको आम भाषा में। विलायक हालांकि कई होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। ये जल है, ठीक है। अभी ये कितना, इस बात को तो आप छोड़ दो कि इसमें कितना जल भरा है, आपको मैं जो बता रहा हूं वो देखिएगा। और इस जल को मान के चलिए मैंने T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हालांकि कुछ भी हो सकता है वो, आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। ओके, अब इस तापक्रम पर मैंने क्या किया, किसी विलेय पदार्थ को, ये ठोस विलेय पदार्थ है मान के चलिए, इसका 1 चम्मच डाला, इसको घोला इस तापक्रम पर, वो 1 चम्मच इस जल में घुल गया। दूसरा चम्मच डाला, घुल गया। तीसरा चम्मच डाला, घुल गया। घुल गया का मतलब
वो पूरी तरह से समांगी मिश्रण बन गया, मतलब विलयन बन गया। लेकिन जैसे ही मैंने चौथा चम्मच डाला, पता यह चला कि मेरे द्वारा घोले जाने के बाद भी कुछ कण मुझे इस पात्र की पेंदी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं बेटा, यानी इससे पहले ऐसा नहीं था, ये नजर आ रहे हैं। यह दो बातें हो सकती है, या तो आप चम्मच से और दोबारा बेटा उसको और डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो थोड़ा बहुत और हो जाएगा, लेकिन अब नहीं घुल पा रहा। अगला चम्मच डालने पर नहीं घुल पा रहा, मुझे बॉटम में दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या है, इस निश्चित ताप पर, हां अलग चीज है, अगर मैं ताप बढ़ा दूं तो जो चौथा चम्मच घुल नहीं पाया तब वो और घुल सकता है, इट इज मे बी सॉल्युबल इन दिस सिचुएशन, ओके। लेकिन इस तापक्रम पर अब इससे ज्यादा नहीं घुल रहा। यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि मात्र जब मैंने 8 ग्राम मिलाया घुल गया, 10 ग्राम मिलाया घुल गया, 12 ग्राम मिलाया घुल गया, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं घुल रहा, इसका मतलब यह निकला कि ये जो 12 ग्राम इस जल में इतने तापक्रम पर घुल सकता है। इस विलेय पदार्थ का 12 ग्राम इस निश्चित तापक्रम पर इस जल में घुल सकता है। अब अगर मैं कहूं कि और घोला जाए, तो और घोलने का मतलब है कि अब मुझे इस व्यवस्था को, व्यवस्था का मतलब हो गया इस तापक्रम को या इस जल की मात्रा को अगर मैं बदल दूं, ताप को और बढ़ा दूं या जल को और बढ़ा दूं, जो जल जिसमें इसमें जितना था, तो बेटा हो सकता है कि अब 12 ग्राम से ज्यादा घुल जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस निश्चित तापक्रम पर, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान के चलो, मैं 25 का मतलब मेरे लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कह दिया है, आप उसको 30, 35, 15, 10 जो भी कह सकते थे, ओके, पर एक निश्चित तापक्रम पर, ठीक है। इस तापक्रम पर 12 ग्राम से ज्यादा नहीं घुल रहा था इतनी मात्रा में। अब मैं अगर तापक्रम परिवर्तित करूं या इसकी मात्रा परिवर्तित करूं तो जरूर 12 ग्राम से परिवर्तित मात्रा हो जाएगी, मतलब ज्यादा मात्रा घुल सकती है। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या बताने जा रहा हूं कि इस तापक्रम पर अब इस जल में इससे ज्यादा मात्रा नहीं घोली जा सकती। इस तापक्रम पर इस जल में इससे ज्यादा मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो ये विलयन हो गया बेटा कैसा? संतृप्त विलयन हो गया। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसी तापक्रम पर इतनी मात्रा में 8 ग्राम घोलता हूं, तो आपको क्या मालूम है कि घुल तो 12 ग्राम सकती है। इसका मतलब तब उस स्थिति में वो विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और किसी कारण से, बहुत सारे कारकों के द्वारा, अगर मैं इसमें इसी तापक्रम के बाद इसमें किसी तरह से और मात्रा घोल दूं, तो वो मात्रा कहलाएगी अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, जो कुछ कारकों पर निर्भर करेगा। तो मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है? अब विलयता को परिभाषित कैसे किया गया? एक निश्चित ताप पर, वो कुछ भी हो सकता है, एक निश्चित ताप पर विलायक के 100 ग्राम में, विलायक के 100 ग्राम में, लिसन एंड वॉच केयरफुली, विलायक के 100 ग्राम में पर्टिकुलर हमने इसकी मात्रा, क्योंकि हमें मालूम है कि बेटा ये कम ज्यादा करने पर तो विलय कम ज्यादा घुल सकता है, तो एक निश्चित ताप पर विलायक के 100 ग्राम में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा, घुली हुई विलय की ग्रामों में वो निश्चित मात्रा उस विलयन की क्या कहलाएगी बेटा? विलयता कहलाएगी। एक निश्चित ताप पर विलायक के 100 ग्राम में घुली हुई विलय की निश्चित मात्रा को विलयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ पाई? ठीक है। और वो विलयन क्या बन चुका है बेटा? संतृप्त विलयन बन चुका है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या कहने जा रहे हैं, हम बात करेंगे विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां हमें अपने सिलेबस में 2 प्रकार के विलयनों की विलयता पर अध्ययन करना है। वो 2 प्रकार कौन है? जिसमें पहला मैं बताने जा रहा हूं ठोसों की द्रव्य विलयता, ठोसों की द्रव्य विलयता। अब यहां इस प्रकार के विलयनों में, और बी होगी हमारी जिसको बाद में डिस्कशन कराऊंगा मैं आपको, गैसों की द्रव्य विलयता बेटा, गैसों की द्रव्य विलयता। इज दैट क्लियर? ओके। सो यहां हमारे पास 2 तरीके के विलयन हैं, ठोस डैश द्रव विलयन, उसकी विलयता को फैक्टर अफेक्टिंग कौन से है, प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उन पर डिस्कशन करना है। और बी है हमारी गैस डैश द्रव प्रकार के विलयनों की विलयता को,
ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, इस प्रकार की विलयनों का मतलब होगा, यहां जो विलय है वो भौतिक अवस्था की दृष्टि से होगा बेटा ठोस, ठीक है, और जो विलायक है जिसमें उसे घोलना है, विलायक है वो है द्रव। इस प्रकार का विलयन, उसमें क्या होगा, उसमें बात करेंगे विलय होगा बेटा गैस, विलय की भौतिक अवस्था होगी गैस, और विलायक की भौतिक अवस्था होगी द्रव। ठीक बेटा, विलायक की भौतिक अवस्था होगी द्रव। तो मैं आपको पहले इस प्रकार के विलयन, इस प्रकार के सिस्टम की विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों पर डिस्कशन कराने जा रहा हूं। बात बैठ रही है आपके दिमाग में? और वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन्हें प्रभावित करा जाएगा। अब बेटा एक व्यवहारिक तरीके से देखिएगा, व्यवहारिक तरीके से मतलब यह निकलेगा कि आप पर्टिकुलर जिस जगह के रहने वाले हैं ना, तो आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका कहने का तरीका आपके गांव वाले, आपके कस्बे या शहर वाले आसानी से समझ सकते हैं। मतलब हमारे जयपुर या कोटा में जो छात्र रहते हैं, जो पढ़ने मतलब यहां के जो लोग हैं, उनकी भाषा को जयपुर वाले या कोटा वाले अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। धौलपुर की बात अगर मैं करूं तो धौलपुर के छात्र छात्राओं की, लोगों की बात को धौलपुर के लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। एक कॉमन सेंस है, समझ तो सब जाते हैं एक दूसरे की बात, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनका अपनी एक लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर जिसमें वो बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेज में सोशल डिस्टेंसिंग को क्या कहते हैं? नेक जरा हट जाते हैं, नेक जरा हट जा, जाको मतलब है हमारे यहां सोशल डिस्टेंसिंग को यह कहा जाता है। आपके यहां कुछ और भी बोलते हैं। खैर, मैं आपको जो कहने जा रहा हूं कि हमारी लैंग्वेज वाले, हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना, हम भी अपनी भाषा को सामने वाले की शक्ल देखकर बोलते हैं। हमारे जैसा मिल जाए तो हम अपनी जैसी भाषा बोलने लगते हैं। अब इस बात को सोचिए, हमारे जैसा मिल जाए तो हम अपनी जैसी भाषा बोलने लगते हैं, यानी हम उनमें, वो हमारी बात को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि हमारा नेचर, उनका नेचर, हमारे बोलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका समान है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? अगर जिसको मिलाया जा रहा है और जिसमें मिलाया जा रहा है, उन दोनों का नेचर अगर एक जैसा है तो हमारी उनमें अच्छी घुटेगी। समझ में आ रही बात? मतलब एक पढ़ने वाला छात्र न पढ़ने वाले छात्रों के बीच में चला जाए तो बेटा उसकी उसमें नहीं घुटेगी, क्योंकि वो पढ़ने का नेचर रखेगा, दूसरे वाले ना पढ़ने का नेचर रखेंगे। होता है कि नहीं? व्यवहारिक सोचिए। इसी तरह से ना पढ़ने वाला छात्र ना पढ़ने वाले छात्रों के साथ दोस्ती जल्दी करेगा। होता है कि नहीं? उसकी दोस्ती पढ़ने वाले छात्रों से कम होगी, ना पढ़ने वाले छात्रों से ज्यादा होगी, क्योंकि उसका नेचर उससे मैच खा रहा है। जैसे हम कोई ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हमारी जैसी लैंग्वेज वाला मिल जाए तो पता ही नहीं चलेगा हम दोनों कब अपना नाश्ता पानी भाई खिला देंगे। उसकी मूंगफली हम खा लेंगे, हमारी गजक वो खा लेगा, क्योंकि हमारी उससे अच्छी घुट रही है और हमारा समय पास हो जाएगा। लेकिन मैं जहां का रहने वाला हूं, अगर मुझे तमिलनाडु का कोई व्यक्ति मिल जाए और तमिलनाडु के उस व्यक्ति का नेचर अलग है और मेरा नेचर अलग है, तो वो मुझसे ज्यादा बात करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। इसी को कहा जा रहा है कि नेचर वाइज अगर दोनों का मतलब है विलय और विलायक का नेचर अगर एक जैसा है तो उनमें विलयता ज्यादा होगी, उनमें घुलनशीलता, घुटन प्रक्रिया ज्यादा होगी, वो एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। यहीं से बात मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट होगा बेटा प्रभावित करने वाले कारकों में, पहला पॉइंट है नंबर 1, विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, विलय से मतलब ठोस से है और विलायक का मतलब यहां द्रव से है। अब आप यहां एक बात को सोचिएगा, एक इंग्लिश की एक लाइन है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स हो गया लाइक डिसॉल्व लाइक। हिंदी के शब्दों में समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। अब इसका क्या मतलब है बेटा देखिएगा,
इसका मतलब यह है कि अगर समान नेचर का मटेरियल दूसरे समान उसी तरह के नेचर में डाला जाता है तो बेटा डिसॉल्व नेचर यानी घोलने की प्रवृत्ति ज्यादा हो। ठीक है, यहां से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अगर ध्रुवीय या आयनिक प्रकृति के अगर विलय है, प्रकृति का अगर विलय है, अगर किसी विलय पदार्थ का, उस ठोस विलय पदार्थ का नेचर आयनिक है, आयनिक मतलब आयनों से मिलकर बना है, इज दैट क्लियर? तो वो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगा, क्योंकि उसका नेचर, उस विलय का नेचर, उस विलय की प्रकृति उस विलायक की प्रकृति से मैच खा रही है। ओके, तो वो उसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा, ध्रुवीय विलायक। मैं आपको इस डायग्राम को तो यहां से रिलीज करता हूं बेटा, हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, यहां से हटाने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बेटा, NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, पोटेशियम नाइट्रेट आयनिक है। ये पदार्थ कैसे है बेटा? आयनिक है, इनमें दो ध्रुव वाले आयन होते हैं, ये आयनिक है। Na धनायन Cl नेगेटिव, K धनायन Cl नेगेटिव, K धनायन NO3 नेगेटिव। तो इनका क्रिस्टल जो होगा ना बेटा, Na धनायन Cl नेगेटिव, Na धनायन Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na धनायन Cl नेगेटिव, Na धनायन, इस प्रकार का वो क्रिस्टल है। इज दैट क्लियर? आयनों के बीच में ये आकर्षण आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं अपन, ठीक है ना, कूलाम्बिक आकर्षण भी कह देते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि नहीं हमने? तो इनके आयनों के आकर्षण को खोलने के लिए, हटाने के लिए, क्योंकि आयन जब तक अलग अलग नहीं होंगे तब तक वो विलय कैसे होगा, खोलने के लिए ऊर्जा की जो जरूरत होती है, उस ऊर्जा को 11वीं क्लासेस में हमने पढ़ा था बेटा, जालक ऊर्जा यानी जालक एंथैल्पी। क्या पढ़ा था हमने? जालक ऊर्जा पढ़ा था। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए, तो ये ठोस जो है बेटा, ये आयनिक प्रकृति के हैं, यानी इनमें ध्रुवता ज्यादा है, इसलिए ये विलायक, विलय ये ठोस हो गया बेटा, इसलिए ये विलायक द्रव, विलायक द्रव में मैंने आपको लिखा जल, जल यानी H2O, और जल के बारे में आपने पढ़ा है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सारे विलायकों में ज्यादा होता है। परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक का मतलब ये समझिए कि उसमें दूसरे पदार्थों के विद्युतीय आकर्षण को खोलने की ताकत ज्यादा होती है। जल में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत स्थिरांक लगभग 80 के आसपास माना जाता है। इसका अर्थ आप ये समझे कि इसमें 80% तक दूसरे पदार्थों के आयनों को, आकर्षण को खोलने की ताकत होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं आम भाषा के मुताबिक, बात देख आ रही है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है H2O, यानी ये अधिक ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक है, अच्छा ध्रुवीय विलायक है। बल्कि ये कहा जाए जल को यूनिवर्सली सॉल्वेंट कहा जाता है, सावित्रिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि जनरली का मतलब ज्यादातर चीजें इसमें घुल जाती, ज्यादातर, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ध्रुवीय विलायक है। अब देखिएगा, तो ये जो ध्रुवीय यानी अधिक आयनिक मटेरियल थे, NaCl जल में, KCl जल में, KNO3 जल में, इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि दोनों का नेचर कैसा बेटा? समान है, लाइट डिसॉल्व लाइक है, जैसे मैंने आपको कई व्यवहारिक उदाहरणों से अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओके, तो होगा क्या बेटा, जैसे ही हम NaCl के टुकड़े को जल में मिलाएंगे, अब जल का सूत्र हो गया बेटा, देखिए H2O को ओपन करें तो हम जानते हैं इसकी V आकृति होती है कि नहीं? V आकृति है, sp3 संकरण V आकृति, लॉन पेयर 2 होते हैं जिसके कारण ये रेख ही नहीं रहते। तो ऑक्सीजन हो गया बेटा आंशिक ऋणावेशित और ये आंशिक, दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, एक सिरा ऋणावेशित और एक सिरा धनावेशित, सॉरी ये धनावेशित, ठीक है, दो ध्रुव, ठीक है, इसलिए तो ध्रुवीय विलायक कहा गया इसको। तो NaCl को जब हमने जल में डाला तो जल के ये विपरीत आवेश से सिरे इसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये जो मैंने ये बना दिया जिसको आप मक्खी जैसा कह रहे हैं ना, ये जल का अणु है, ये O मतलब ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है।
तो जल का ऑक्सीजन वाला सिरा जो ऋणावेशित है वो Na की तरफ आकर्षित होगा, राइट। इसी तरह से ये सारे के सारे जल के अणु Na धनायन को इस तरह से घोल लेते हैं, मतलब इसको घेर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हमने, इसमें जो आकर्षण लग रहा है बेटा वो आकर्षण कहलाएगा आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण। कौन सा कहलाएगा? आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण। एक आकर्षण कहलाता है ये आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण। आयन मतलब ये NaCl के आयन, और द्विध्रुव मतलब जल का अणु द्विध्रुव। इस आकर्षण को नाम दिया जाता है आयन डैश डाइपोल अट्रैक्शन। इस आकर्षण के कारण ये जो Na धनायन के चारों तरफ, Na धनायन के चारों तरफ बेटा जो जल के अणु, ये समझ रहे, मैंने जो मक्खी जैसा बना दिया, मैं मक्खी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग भी रहा है बेटा वो, ये जल का अणु है। तो इसके तरफ, इस आयन के चारों तरफ जल के अणु जुड़ गए, इसको कहते हैं बेटा जलयोजन। कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे बेटा? जलयोजन प्रक्रिया कहते हैं। और जल के अलावा कोई और विलायक होता तो इसको विलायक योजन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं, हाइड्रेशन, ओके, या सॉल्वेशन इंग्लिश के वर्ड में। सॉल्वेशन मतलब विलायक योजन। यहां कौन सा आकर्षण लग रहा है? तो ये आकर्षण बेटा इनके अंदर आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण लग रहा है। अब बेटा इस आकर्षण से विपरीत होने की वजह से यहां एक एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। देखिए, आयनों के मध्य में लगने वाले आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा जरूरत होगी, उसको कहते हैं चालक ऊर्जा, ओके। लेकिन यहां इस प्रक्रिया में देखिए ये Cl नेगेटिव होगा यहां पर, तो Cl नेगेटिव की तरफ जल के अणु का कौन सा वाला हिस्सा होगा? हाइड्रोजन वाला हिस्सा होगा। तो आयनों के आकर्षण को तोड़ने में जो ऊर्जा चाहिए वो तो कहलाती है चालक ऊर्जा। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि विपरीत आकर्षण लग रहा है तो ऊर्जा निकल रही है, आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण। इस प्रक्रिया को, मतलब एक ऊर्जा निकल रही है इस प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया को नाम देंगे हम लोग जलयोजन ऊर्जा, यानी जलयोजन एंथैल्पी। जलयोजन ऊर्जा, ऊर्जा यानी एंथैल्पी कह देंगे अपन, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा इतनी अधिक जनरेट हो जाती है, ये ऊर्जा इतनी पर्याप्त निकलती है कि इस ऊर्जा की वजह से आवश्यक ऊर्जा अर्थात चालक ऊर्जा की भरपाई हो जाती है। मतलब मैं मार्केट से कोई चीज खरीदने जाऊं, उतने पैसे अगर मैं लेकर जा रहा हूं तो खरीद लूंगा, ज्यादा लेकर जा रहा हूं तो खरीद लूंगा, लेकिन कम लेकर जा रहा हूं तो मार्केट से मैं जो चीज खरीदना चाहता हूं वो चीज मैं नहीं खरीद पाऊंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैं देखिए ये थोड़ी सी मैं ज्यादा डिटेल्स में ले गया, मैं आपको फिर दोबारा उसी बात पर आता हूं। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि समान प्रकार के विलेय पदार्थ, समान नेचर के विलेय पदार्थ, ध्रुवीय आयनिक प्रकृति के जो विलेय होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलेय हो जाते हैं। अब देखिए जल ध्रुवीय है, लेकिन अगर मैं कहूं बेंजीन बेटा C6H6, मैं अगर कहता हूं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कैसे होते हैं? अध्रुवीय विलायक हैं। तो ये वाले पदार्थ इन वाले विलायकों में नहीं घुलेंगे या बहुत ही कम परसेंटेज में घुल पाएंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर मैं कहता हूं आयोडीन अध्रुवी, आयोडीन क्यों अध्रुवी है? आई सिंगल बॉन्ड आई जो होता है बेटा, तो समान परमाणुओं में लगा हुआ है, इसका मतलब कोई ध्रुवता उत्पन्न होगी नहीं। I2, P4, S8, इसी तरह से नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की गोलियों का उपयोग करते हैं ना बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह में, या अपने सर्दी के कपड़ों को जो व्हाइट वाली बॉल आती है वो। तो I2, P4, S8 नेफ्थलीन, बेंजीन के दो वाले आपस में जुड़ जाए तो वो नेफ्थलीन की संरचना बन जाती है। खैर मैंने नाम में लिखा है अभी, ये सब अध्रुवीय ठोस है बेटा। कैसे है ये? अध्रुवीय ठोस है। अब ये अध्रुवीय ठोस इस ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेंगे। आपने देखा होगा नेफ्थलीन की गोलियों को पानी में कई महीनों तक डली रहती है, वो सफेद वाली गोलियां घुलती हैं लेकिन बहुत कम घुलती हैं। वो घुलती भी बेटा वायु के संपर्क में आने के कारण घुलती हैं, जल में बहुत कम होती है। खैर, तो ये सब अध्रुवीय हैं, अध्रुवी। तो अध्रुवीय विलेय जो पदार्थ होगा वो अध्रुवीय विलायकों में जल्दी घुलेगा, अध्रुवीय विलायकों में जल्दी घुलेगा। क्या देखा आप लोगों ने? अधिक ध्रुवीय या आयनिक विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुलते हैं, अध्रुवीय विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में कम घुलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अध्रुवीय ठोस पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में जल्दी घुलेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि विलेय की प्रकृति अगर आयनिक या ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल आप आयनिक या ध्रुवीय पदार्थ के जल के अंदर घुलने की बात कर सकते हैं। ये वाले अध्रुवीय होते हैं,
ये अध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुले होते हैं जल की अपेक्षा। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा बेटा, समान समान को घोलता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको फिर इससे आगे की कहानी में जा रहा हूं। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से हटा दिया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आ रहा है वो है बेटा ताप का प्रभाव। क्या? ताप का प्रभाव। ताप का इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ताप का प्रभाव। अभी मैंने ये चित्र बनाया था, उसमें मैंने बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने मान के चलो 12 ग्राम, इसका मतलब 12 ग्राम नहीं है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग मात्रा हो सकती है, अलग अलग तापक्रम पर वो मात्रा अलग अलग हो सकती है और विलायक की अलग अलग मात्रा में भी अलग अलग हो सकती है। मैंने जो कहा था उस पर ही मैं वापस आता। तो 12 ग्राम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुली हुई है, इससे ज्यादा नहीं घुल रही, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं घुल रही। अगर मैं पानी की मात्रा बना दूं तो ज्यादा घुल जाएगी, या ताप बदल दूं तो ज्यादा घुल जाएगी। तो ज्यादातर ये होता है बेटा, ज्यादातर, पूरी तरह से नहीं, ज्यादातर ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। ऊपर तीर का मतलब चिन्ह हो गया, ताप बढ़ाएंगे तो ठोसों की द्रव में विलेयता भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहा हूं मैं आपको? ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता भी बढ़ती है, राइट। पर बेटा ये सबके लिए नहीं है, ये किनके लिए है? तो मैं आपको यहां एक बात और परिचित करा दूं। ये डिपेंड करेगा कि जिस ठोस पदार्थ को द्रव विलायक में मिलाया गया है उस दौरान ऊर्जा का परिवर्तन क्या हुआ है, मतलब प्रक्रिया क्या हुई है। तो यहां प्रक्रिया दो प्रकार से मैंने बांट दी, एक होती है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, और दूसरी हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। अब प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं आपको, एक नॉर्मली, एक सिंपल सा, मैं केमिस्ट्री को व्यवहारिक रूप से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करता हूं। एक लाइन को हमेशा याद रखिए, जैसे जिसको जिस चीज की जरूरत, जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो उसे मिलने लगे, तो जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उसे मिलने लगे तो वो क्या होगा, वो दौड़ लगाएगा, क्योंकि आवश्यकता जिस चीज की वो उसे मिलने लगी। जैसे एज ए स्टूडेंट आप छात्र हो, आपको केमिस्ट्री की अच्छी क्लासेस चाहिए और वो आपको मिलने लगे, तो आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव करेगी कि नहीं? होगा। भूखे व्यक्ति को अगर खाना मिल जाए तो वो संतृप्त होगा कि नहीं? यस। इसी तरह से जिसको जिस चीज की जरूरत हो जाए तो उसका ठहराव बढ़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी उस रूप में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। प्रैक्टिकली बात है। ऊष्मा शोषी उनको कहते हैं बेटा जिनको ऊष्मा चाहिए, यानी विलेय को विलायक में मिलाने पर, जैसे अगर मैं कहता हूं विलेय पदार्थ को विलायक में मिला दिया जाए और उसे ऊष्मा मिलने लगे और विलयन बन जाए, ऊष्मा, ये लिख दिया ऊष्मा, ऊर्जा का एक रूप, ऊष्मा शोषी, शोषी अवशोषण, यानी विलयन विलयन तब बन रहा है जब ऊष्मा उसे चाहिए। अब देखो उसको चाहिए, विलयन बनने के लिए ऊष्मा चाहिए, और हम ताप बढ़ा रहे हैं, हम ताप बढ़ा रहे हैं, यानी ऐसे विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाने के लिए उसे ऊष्मा चाहिए और हम ताप बढ़ा रहे हैं, तो ये बात उसके फेवर में जा रही है कि नहीं? उसको चाहिए ऊष्मा और हम ऊष्मा ताप के रूप में दे रहे हैं। यानी इसका मतलब जिन विलेय पदार्थों के विलायक में मिलाए जाने पर प्रक्रिया कैसी होती होगी? ऊष्मा शोषी होती होगी। ऐसे ठोस पदार्थों का ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ऐसे ठोस पदार्थों को द्रव में ज्यादा घोला जा सकता है, क्योंकि ऐसे ठोस पदार्थ द्रव विलायक में कब घुलते हैं? जब उन्हें ऊष्मा चाहिए, और आप क्या कर रहे हो? उसे ऊष्मा दे रहे हो। लासातेलिए का नियम पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, वो क्या कहता है? यही तो बात कहता है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया अगर हो रही है तो ताप बढ़ाने पर अवक्रिया अग्र दिशा की तरफ चलेगी। का अर्थ यहां यह है कि वो विलेय पदार्थ विलायक में ज्यादा घुलेगा, यानी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि बेटा ऊष्मा शोषी अगर प्रक्रम है तो ऐसी स्थिति में ऐसे ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। अब देखिए यहां एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यहां के एग्जाम्पल है बेटा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी लिखे होंगे,
और कहूं तो नौसांदर अमोनियम क्लोराइड बेटा NH4Cl, और उदाहरण कहूं तो पोटेशियम क्लोराइड। ये कैसे एग्जाम्पल है बेटा? ये ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिन्हें जल में डाले जाने पर वो विलयन ऊष्मा का अवशोषण करता है, और हम ऐसे विलयनों का तापक्रम बढ़ा रहे हैं तो विलयनता क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया बात? लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा NaOH, CaO। आपने चूने को पानी में डाला है कि नहीं कभी? चूने को पानी में डालने के बाद उस पात्र से जब आप हाथ टच करोगे तो वो गरम गरम सा महसूस होगा। गरम महसूस होने का मतलब क्या होगा? चूना यानी CO गरम महसूस होने का मतलब हो जाएगा बेटा ऊष्मा निकल रही है, यानी ऊष्मा छेपी। यानी अगर विलेय पदार्थ, किसी ठोस विलेय पदार्थ को विलायक में डाला जाए तो विलयन तो बन गया, लेकिन वो हमें कुछ गर्म सा महसूस हो रहा है, यानी ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? ऊष्मा छेपी हो गया। ऐसे पदार्थ कौन है? NaOH और CO। अब देखिए, ऑलरेडी ऐसे सिस्टम में ऊष्मा निकल रही है, ऐसे सिस्टम में ऊष्मा निकल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम उसे ऊष्मा ना भी दें तब भी विलयन बनना है, हम उसमें ऊष्मा ना दें तब भी विलयन बनना है। और अगर हम इस प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य करते हैं, विरुद्ध क्या है बेटा? अगर ताप बढ़ा दें, इस प्रकार की स्थिति में अगर ताप बढ़ा दें तो ये आपने उसके फेवर में काम किया है? नहीं, क्योंकि उसको ऊष्मा चाहिए नहीं थी, ऑलरेडी ऊष्मा निकल रही है और आप ताप बढ़ा रहे हो, तो ताप बढ़ाने पर यहां विलयनता क्या होगी बेटा? कम होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर विलयनता क्या होगी बेटा? कम होगी। इज दैट क्लियर? तो ये ताप का प्रभाव है। एक उदाहरण होता है बेटा ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट जो है Na2SO4.10H2O, एक 10H2, ये ग्लोबल साल्ट का उदाहरण है। किसका है? ग्लोबल साल्ट का। ग्लोबल लवण कहते हैं अपन। ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात क्या है? 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो विलयनता बढ़ती है, लेकिन अगर इस तापक्रम से ज्यादा कर दिया जाए तो विलयनता में कमी आती है। अब इसका कारण क्या है क्या कि इसके साथ जो जल के अणु जुड़े हैं, जिसको कहते हैं क्रिस्टलन जल। दरअसल 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जल के अणु जुड़े रहते हैं, यानी जल के साथ, इस लवण की जल के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन जैसे ही हम 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापक्रम कर देते हैं, इसके साथ जो जल के अणु जुड़े हुए हैं ना, क्रिस्टलन जल 10H2, वो छोड़ देते हैं और वो हो जाता है अजलीय, मतलब निर्जलीय कहते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, अजलीय हो जाता है, निर्जलीय हो जाता है। जल के अणु उससे निकल चुके हैं, इसका मतलब ज्यादा तापक्रम पर उसके साथ जल के अणु की जुड़ने की संभावना नहीं होती। तो अपन इसको बारे में क्या कह देते हैं? 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जल में विलयनता बढ़ती है इस लवण की, लेकिन इससे ऊपर जाने पर क्रिस्टलन जल, जो जल के अणु जुड़े हैं ना, ये रिमूव हो जाता है, पृथक हो जाता है, जिससे जल में विलयनता में कमी आती है। तो 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है बेटा, जिसको कहते हैं हम लोग दाब का प्रभाव। एक्चुअली दाब का देखिए, ठोस को द्रव में विलय करने की बात है। ठोस के कण ऑलरेडी पास होते हैं, ठीक है। तो दाब को बढ़ाया जाए तो उन कणों को और पास तो ला नहीं सकते, दबा कर अपन सोचे और ज्यादा घुल जाए, नहीं होगा, क्योंकि वो असंपिड है, इनकॉम्प्रेसिबल है, राइट। इसका मतलब ठोसों की द्रव्य विलयनता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेनली कहा जाए तो 2 पॉइंटों पर आपको डिस्कशन करना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो हमारे सिलेबस में अभी मैंने आपको ठोसों की द्रव्य विलयनता, जिसमें ठोस विलेय और विलायक द्रव्य इसके प्रभावित करने, इसकी विलयनता को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित कराया था। अब मैं आप लोगों को गैसों की द्रव्य विलयनता को प्रभावित करने वाले कारकों से और परिचित कराने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान रखना, गैसों की द्रव्य विलयनता, ओके, ये तो मैंने यहां से हटा दिया बेटा। अब हमारे लिए बात है गैसों की द्रव्य विलयनता। आप लोगों ने व्यवहारिक उदाहरण आपने देखा होगा कि जब बेटा पानी को उबाला जाता है तो आपने देखा होगा उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। हमने सीधा पानी नल में से लिया, कुएं में से लिया या खुले पात्र में से पानी को
बर्तन में लेने के बाद उसको गर्म किया तो हम देख रहे हैं उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। इसका मतलब कोई चीज उसमें घुली हुई थी जो निकल रही है, अब निकल रही है वो बुलबुलों के रूप में। इसका मतलब है गैस जो घुली हुई थी वो निकल रही है। तो यहां से एक प्रभावित करने वाला कारक तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, वो क्या है? गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में, हालांकि वो आपको नोट्स में मैंने अगले पॉइंटों में बताया है, ताप का प्रभाव मैंने उसको बोला है, लेकिन मैं आपको अभी इसी से पहले परिचित करा दूं ताप का प्रभाव। अभी मैंने क्या बताया था? उसको बॉइल्ड करने पर क्या हो रहा है बेटा? बॉइल्ड करने पर, गर्म करने पर क्या हो रहा है? उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब उसमें घुली हुई गैसें बाहर निकल रही हैं। और यही रीजन होती है ना हमारे पास, अगर पानी के अंदर स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो हम उसे बॉइल्ड कर दें। ऐसा करने से क्या होगा? उसमें घुली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी। तो इसका मतलब बाहर निकल जाएंगी यानी विलेयता कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह निकला कि इस प्रकार की स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखिएगा, विलेयता मैं किसकी बात कर रहा हूं? गैसों की द्रव्य विलेयता की बात कर रहा हूं। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता कम होती है। एक्चुअल में है क्या यहां, और समझिएगा, गैसों की द्रव्य विलेयता एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। कैसी बेटा? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। क्या मतलब होता है? इसे समझने के लिए एक चित्र मैंने बनाया, ध्यान से सुनिएगा। इस पात्र में बेटा कोई द्रव भरा हुआ है, मान के चलो जल भरा हुआ है, जल, ओके। और ये है एक दूसरे पात्र में कोई गैस, ये गैस के अणु जो मैंने दिखाए, ये गैस, और ये है बेटा आपका जल यानी द्रव, ठीक है? जल यानी द्रव। अब ये गैस इसमें जब जाती है तो आपने ये पढ़ा है कि गैसों की स्वयं की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उनकी काफी ज्यादा होती है। और इसी गतिज ऊर्जा के, जिसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है ना, एनर्जी, उसको आम भाषा में हम कहते हैं जी टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, ऊर्जा ज्यादा है। और जब ऊर्जा निकल जाए, जैसे मैंने एक बैच पढ़ा दिया, दूसरा बैच पढ़ा दिया, तीसरा बैच पढ़ा दिया, चौथे बैच पर हम टिक गए, मतलब अब हम नहीं पढ़ा पा रहे, थकान महसूस कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा कम हो गई। यानी जब तक ऊर्जा ज्यादा है तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक? तो गैसों की ऊर्जा ज्यादा होने के कारण इनके अणु विस्तरण करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। इसमें से वो ताकत खींच ली जाए तो ये नीचे आ जाएंगे। जिस ताकत की वजह से ये उछल कूद कर रहे थे, वो ताकत खींच ली जाए तो नीचे आ जाएंगे। तो गैस को जब द्रव में डाला जाता है, लिसन केयरफुली, गैस को जब बेटा द्रव में डाला जाता है तो विलयन बनने के दौरान ऊष्मा निकल जाती है, ऊष्मा निकल रही, यानी कैसी प्रक्रिया हुई बेटा? ऊष्मा क्षेपी हुई। ये गैस के कण बेटा इसमें आ गए है, ठीक है? इस वक्त की, इस समय की ऊर्जा से इस समय की ऊर्जा कम होती है। इसका मतलब ये कण जब इसमें गए तो इन्होंने ऊर्जा छोड़ दी, ऊष्मा छोड़ दी। इसका मतलब अब ये कण बाहर कब निकलेंगे बताइए? यानी इन कणों का बाहर निकलना तब होगा जब इनकी ऊर्जा जो इस वक्त कम है, इनकी जैसी ऊर्जा हो जाए, जो स्वतंत्र अवस्था में, गैसीय अवस्था में ऊर्जा थी उसके जैसे हो जाए। तो हमने क्या किया? हमने इसको गर्म किया, हमने इसको ताप दिया। गर्म करने पर क्या होगा? इनको ऊर्जा मिल गई, और ऊर्जा पाकर अब ये बाहर निकलने लगेंगे। तो हमने क्या देखा? इसमें जो घुली हुई गैस थी वो ताप बढ़ाने पर बाहर निकल रही है, यानी विलेयता में कमी आ रही है। क्योंकि गैसों की द्रव्य विलेयता की प्रवृत्ति कैसी होती है बेटा? ऊष्मा क्षेपी होती है, ऊष्मा निकलती है। ये बात समझने लायक होगी। आ रही बात समझ में? इसी तरह से कुछ गैसें ऐसी होती हैं बेटा, यहां पर कुछ प्रश्न अगर मैं बताऊं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं जलीय जीव जंतुओं के लिए, लिसन, जलीय जो जीव जंतु होते हैं जो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर रहते हैं, वो जलीय जीव जंतु क्या करते हैं बेटा? उनको जीवन यापन के लिए ठंडा जो जल होता है, ठंडा जल, ठंडे जल में वो अपना जीवन यापन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं गर्म जल की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म जल में ऑक्सीजन गैस जो उन्हें श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है ना बेटा, वो गर्म जल में कम होगी, क्योंकि ताप ज्यादा होने पर ऑक्सीजन गैस जल में जितनी घुली हुई थी वो और कम होगी, बाहर निकल गई। तो ठंडे जल में ऑक्सीजन ज्यादा विलय होती है गर्म जल की अपेक्षा। तो जलीय जीव जंतुओं के लिए गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल में जीवन यापन करना अधिक उपयुक्त होता है। लेकिन कुछ गैसें दूसरी भी हैं, जैसे H2 है, N2 है,
इन गैसों की क्या खासियत है बेटा, ये गैसें द्रव में डाले जाने पर ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। H2O2 H2N2 गैसें ऊष्मा को चाहती हैं। इसका मतलब इन गैसों का ताप बढ़ाएंगे, सॉरी ये गैसें अगर घुली और ताप बढ़ा रहे हैं तो विलेयता और बढ़ेगी। ठीक है, किनके लिए, H2 जैसी गैसों का जल में बना हुआ विलयन ऊष्मा शोषी होता है, तो इनमें ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता बढ़ेगी। ये एक अलग रेयर केसेस हो गया, ठीक है ना, एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया नॉर्मल बात से। नॉर्मल बात का मतलब जिसमें 80-70% बात फॉलो होती है वो नॉर्मल बात होगी, हम उसी को पढ़ते हैं। अपवाद जो स्थिति होती है उसको हम लोग नोट डालकर अलग से स्टडी करते हैं। तो ताप का प्रभाव समझ में आया। हालांकि ये दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट है गैस की प्रकृति। ओके, गैस की प्रकृति। अब इसका मतलब क्या है, गैस की प्रकृति से अभिप्राय क्या, नेचर ऑफ गैस। देखिए बेटा, HCl, NH3SO4 ये गैसें ध्रुवीय गैसें हैं। वही बात आ गई बेटा जो मैंने अभी आपको बताया, ध्रुवीय गैसें हैं। अगर कोई गैस, यहां पर क्या बात है देखिएगा, यहां बात यह है कि अगर कोई गैस किसी विलायक के साथ, द्रव विलायक के साथ दोस्ती कर ले, दोस्ती से मतलब उसके साथ यौगिक बना ले, दो बातें, या तो वो उसके साथ संयोग करके यौगिक बना ले गैस, या फिर उसमें वो अपने आयनों में टूट जाए। क्या मतलब है इस बात का, देखिए HCl गैस जो होती है बेटा वो जल में डाले जाने पर आयनों में टूट जाते हैं। ये एक्वस का मतलब जली विलयन प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए, अब किसी गैस को, ध्यान से समझना, किसी गैस को इसमें डाला गया और डालने के बाद ये गैस जिसमें धनायन और ऋणायन या आयनिक जैसी स्थिति थी वो अलग अलग हो गए। HCl जल में डाले जाने के बाद आयनों में टूटकर इस रूप में आ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है बेटा, अब देखिए बाहर निकलने के लिए उसको वही रूप चाहिए क्योंकि उसका अस्तित्व, HCl गैस का अस्तित्व HCl के रूप में ही होता है, लेकिन जल में अस्तित्व उसका क्या हो गया, बदल गया। इसका मतलब अगर किसी गैस का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस चेंज हो जाए, चेंज दो तरीके से होगा, या तो वो आयनों में टूटने की वजह से अस्तित्व चेंज होता है, या दूसरे के साथ यौगिक बना ले, दूसरे के साथ जुड़ जाए तो अस्तित्व बदल जाएगा। तो HCl गैस जल में डाले जाने पर आयनों में टूट गई। जब ये आयन के रूप में है, H धनायन और Cl नेगेटिव के रूप में है, तब तक ये बाहर निकलने की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे क्योंकि बाहर निकलने के लिए उनका वही अस्तित्व होना चाहिए। इसका मतलब HCl गैस जल में ज्यादा विलय होती है क्योंकि वो आयनों में टूट गई। NH3 गैस की बात करूं तो NH3 बेटा जल में डाले जाने के बाद प्लस H2O ये जल के साथ यौगिक बना लेती है NH4OH। बाद में ये यौगिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी जल में आयनों के रूप में रहता है, तो अमोनिया भी जल के अंदर, HCl भी जल के अंदर अधिक विलय होती है। SO2 की बात करें तो SO2 गैस बेटा जल के अंदर H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाती, सल्फ्यूरिक कहते हैं H2SO4 को, ये सल्फ्यूरस अम्ल बना लेती यानी यौगिक बना लेते। तो जो गैसें द्रव विलायक के साथ या तो यौगिक बना लें या बेटा आयनों में टूट जाएं, दूसरे अर्थों में अपना अस्तित्व बदल लें, ऐसी गैसों की उस द्रव विलायक में विलयता ज्यादा होती है। अब देखिए ये वाली जो गैसें हैं ये बेंजीन में या फिर CCl4 में, इन गैसों का बेंजीन या CCl4 में विलयता कम होती है। इन विलायकों में ये गैसें ज्यादा नहीं घुल पाती। क्यों नहीं घुल पाती? क्योंकि पहली बात तो ये अध्रुवीय और ये ध्रुवीय है, ये गैसें, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो HCl बेंजीन में आयनों में नहीं टूट पा रही, NH3 बेंजीन के साथ ना तो आयनों में टूट रही ना उसके साथ यौगिक बना रही, SO2 ना आयनों में टूट रही ना उसके साथ यौगिक बना रही। तो ये गैसें इस बेंजीन में, मान के चलो ये विलायक बेंजीन है मान के चलिए, और ये गैसें चली गई और ये उसी रूम में, तो इनके निकलने की प्रवृत्ति क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी क्योंकि इनका अस्तित्व उस विलयन में जाने के बाद भी नहीं बदला। तो इन गैसों की इन विलायकों में विलयता कम होती है, इन गैसों की इस विलायक में जल के अंदर विलयता ज्यादा होती है कि जल के साथ वो यौगिक बना रही हैं। या अगर मैं इनकी और बात करूं तो इस विलायक के अंदर, बेंजीन के अंदर जो दूसरे प्रकार की गैसें होंगी, जो अध्रुवीय गैसें होंगी बेटा, वो गैसें इसके अंदर ज्यादा विलय होंगी, ठीक है।
मतलब वही बात, समान समान को बोलता है, यहां ये भी कहा जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति समझ में आई, ताप का प्रभाव समझ में आया। और तीसरा पॉइंट होता है बेटा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या परिभाषा, दाब का प्रभाव का मतलब हो गया गैसों को अगर अधिक दबाव करके अगर द्रव में डाला जाए तो बेटा विलेयता बढ़ती है, यानी दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता सामान्यतया बढ़ती है। कि सर फिर सामान्यता लगा दिया, तो बेटा हम जनरल वे में बात करते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, ये याद रखिए। यहां इस पूरी कहानी को समझाने के लिए एक नियम दिया गया, इस नियम को कहते हैं बेटा हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं? हेनरी नियम बोलते हैं। और इस हेनरी नियम पर डिस्कशन, हेनरी नियम क्या होता है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग कहां कहां होते हैं, हेनरी नियम की सीमाएं कहां कहां होती है, हेनरी नियम पर अगर अपन न्यूमेरिकल बनाए जाएं तो वो कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन मॉड्यूल नंबर 8 में करेंगे। ठीक है, यानी हेनरी का नियम क्या बताता है, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को बताता है। अभी मैंने क्या बताया था, सामान्यतया दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। इस पूरी कहानी को हम लोग एक नियम में डिटेल्स में समझे जाएंगे। अभी आपको समझना है कि गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ये बात समझ में आ रही है। एक और बात मैं आपको यहां बता दूं, अगर हमने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस की जल में विलेयता रक्त से कम होती है, यानी ऑक्सीजन हमारे रक्त में ज्यादा घुल जाती है जल के अपेक्षा। यहां क्या रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ यौगिक बनाती है, जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ वो जुड़ गई। तो ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता जल की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन ना तो यौगिक बनाती ना वो आयनों में टूटती। ठीक है ना, विलेयता लेकिन बहुत कम है। हीमोग्लोबिन यानी रक्त के अंदर ज्यादा है। ऑक्सीजन को अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो ऑक्सीजन एक तरीके से अध्रुवी स्वयं भी है, बेंजीन में वो ज्यादा, क्योंकि नेचर उनका एक जैसा है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज विलेयता मॉड्यूल नंबर 7 में ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता को पढ़ा था। ठीक है ना, नोट्स आपके पास में ऑलरेडी टेलीग्राम ऐप जो आपने डाउनलोड कर रखा है उस पर आ रहे होंगे। फिर भी अपन जब लाइव में आएंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं बताऊंगा। मॉड्यूल 8 में हम लोग हेनरी के नियम से इंट्रोड्यूस होंगे। ओके बेटा, मजा आएगा, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।